हाँ भाई, आगे सभी लोग। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है जरा देखिए। यहाँ पे हमें दो एप्लीकेशन पढ़ने हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। पहला एप्लीकेशन दिया गया है हमारा क्या, कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं रहता। ये बाई प्रूफ किसने बताया? हाँ, हाइजेनबर्ग साहब ने बताया अपने एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। एक अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। क्या पूछता है? वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्यों रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है, ठीक है, हाइजेनबर्ग साहब का। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कितना लिखवाएं सर? कुछ नहीं लिखवाए हैं, बस हेडिंग। अब तो शुरू करने जा रहे हैं। कोई आया ही नहीं ठीक था तो हम वेट कर रहे थे सबका कि भैया आ जाए, सब लोग तो शुरू करें। हेडिंग लिखिए, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हो गया? चलिए, इसमें पहला फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें लिखिएगा। तो वो भी हेडिंग रहेगा। देखिए, हाँ वो भी हेडिंग रहेगा। ठीक है, पहला एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन ऐसे है, ठीक ना। पहला एप्लीकेशन हेडिंग लिखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट डू नॉट एग्जिस्ट inside the nucleus inside the nucleus। हो गया? चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और किसकी हेल्प से? तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से ये प्रूफ करके दिखाना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है। ठीक है, एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अगर हम देखो डायमेंशन चेक करें या रेडियस चेक करें तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? टेन टू पावर -8 सर। हाँ ना, पानी भर गया 10 to 15। पानी भर गया। आपने नाम अगर सुना होगा तो नहीं, या फिर ना भी सुना हो। देखिए, न्यूक्लियस का डायमेंशन जो होता है या न्यूक्लियस का रेडियस, वो 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर का होता है। ठीक है, ये होता है आपके न्यूक्लियस का डायमेंशन। सर 50। बिल्कुल, हमने बताया था। देखिए, कुछ किताबों में 10⁻⁻14 मिलेगा, कुछ में 10⁻⁻15, बट एक्चुअल में ये रेंज होता है 10⁻⁻14 से 15 के बीच में। ठीक है, तो आप 14 भी ले सकते हैं, 10⁻⁻14 भी ले सकते हैं, 10⁻⁻15 भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक रख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं, हमने मान लिया अपनी सुविधा के लिए कि 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, मान लिया 10⁻⁻14 होता है न्यूक्लियस का रेडियस। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर? तो हम कहेंगे भैया मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर ट्रेवल कर सकता है ना। भाई न्यूक्लियस है हमारा हमारा न्यूक्लियस गोल सा रहेगा, है ना। ये हो गया न्यूक्लियस आपका, ये हो गया न्यूक्लियस आपका। ठीक है, अब ये हो गया सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मैक्सिमम जा सकता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकता है, तो डायमीटर के बराबर जा सकता है। सही कहा हमने? ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मूव कहाँ कर सकता है? तो अपने डायमीटर में ही मूव कर सकता है, उससे ज्यादा तो मूव करेगा नहीं अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो हमने दिखा दिया ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मूव कर सकता है
कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर, उसके डायमीटर के लेंथ के बराबर। ठीक है, तो मान लेते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू, हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के लिए हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ट्रेवल कर रहा है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻14, इसका 2 गुना कर दिया जाए तो ये न्यूक्लियस का डायमीटर हो जाएगा 2 × 10⁻14। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस का डायमीटर। हमने क्या दिखाया है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया। पोजीशन मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ सकती है वो इतनी होगी। ठीक है, तो हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल सकते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच से। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने रख दी और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रख दी, डिवाइड कर दिया, हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई। ठीक सर 2 पाई कहाँ गया? हम पहले ही बताए थे। देखिए, जितने भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच पर सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि पहले ही बताया गया था जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई जो दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा, वो क्या था? वो सिर्फ थियोरेटिकल वैल्यू से दिया गया था। जब इसका मैथमेटिकल प्रूफ किया गया, यानी जितने भी इसके एप्लीकेशन किए गए, वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई पर किया गया या एच पर खाली किया गया। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए गए वो इस पर किए गए। ठीक है, इसलिए हम इस क्वांटिटी को लेकर चलते हैं सभी जगह। ठीक है, आप अगर आपके पास अभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएगा, हम देंगे भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो भी आप इसी पर इसको सॉल्व करेंगे, एच अपॉन 2 पाई पर नहीं सॉल्व करेंगे या एच अपॉन 4 पाई पर सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व किस पर करेंगे? इसी वाले पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपने इसे डिवाइड किया, आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई। ठीक, मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है? तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के फॉर्मूले से निकालें। देखिए, आपको हम अभी आगे पढ़ाएंगे एनर्जी मास रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर का डेरिवेशन। ठीक है, E इक्वल टू mc स्क्वायर का डेरिवेशन आप में शायद अभी पहले नहीं आया था अब तक में। ठीक है, तो उसका हम डेरिवेशन कराएंगे, साथ ही साथ एनर्जी मोमेंटम रिलेशन का भी हम डेरिवेशन आपको कराएंगे। ठीक है, एनर्जी मोमेंटम का डेरिवेशन कराएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी के पावर 4। ये डेरिवेशन से फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूला को कहते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी मास फॉर्मूला। ठीक है, एनर्जी मोमेंटम फॉर्मूला, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आपको आगे भी हमें डेरिवेशन कराना है तो इसमें हम करा देंगे। अभी जान लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E स्क्वायर इक्वल एनर्जी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो लगभग 62 से 63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है। ठीक है, कितना आता है? 62 से 63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाती है। अगर हम इसे चेक करें कि ये जो एनर्जी हमारे पास मिली है, ठीक है, ये जो एनर्जी हमें मिली है, ये एनर्जी क्या न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल की एनर्जी होती है? तो हम देखेंगे कि अगर बीटा रे इमिशन हमने देखा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से भी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे का इमिशन न्यूक्लियस के अंदर से होता है, ये तो आप जानते हैं। अगर हम कहें कि बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल का इमिशन अगर न्यूक्लियस के अंदर से हो रहा है, ठीक है, बीटा पार्टिकल लिखा है इमिशन न्यूक्लियस के अंदर से हो रहा है, तो उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? जो कि न्यूक्लियस की एनर्जी होनी चाहिए। तो उसका देखते हैं हम लोग, तो वो लगभग 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। और ये जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये लगभग
62 से 63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। तो आप सकते हैं इतनी हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। बात क्लियर हुआ? कि हमें प्रूफ क्या करना है, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए अब हमसे प्रूफ करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपने जो पहला एप्लीकेशन लिखा है इसमें लिखेंगे, इसमें स्टार्ट करते हैं। लिखिए, लिखिए, द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियर, द न्यूक्लियर रेडियस, द न्यूक्लियर रेडियस is of order of of 10 to power minus 14, 10 to power minus 14 meter therefore it is assumed that electron is confined within nucleus full stop. The uncertainty in position ये लिखिएगा, डेल्टा एक्स बराबर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। ये लिखिएगा, डेल्टा एक्स बराबर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। हो गया, ब्रैकेट में लिखिए। हमने कहा डेल्टा एक्स बराबर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, लिख लीजिए आगे। हो गया, ब्रैकेट में लिखिए ये क्या है, तो ये पूरा न्यूक्लियस का डायमीटर हो गया। ब्रैकेट में लिखिए न्यूक्लियस डायमीटर, न्यूक्लियस डायमीटर। हो गया, फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए। देन अनसर्टेनिटी देखो अभी भी कोई आया, मीनू मौर्य। देन अनसर्टेनिटी in momentum of electron will be हाँ देखिए भैया, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितना होगा, ये लिखिए, डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स, एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पर न्यूक्लियर रेडियस लिख दीजिए, बराबर इतना मोमेंटम आ जाएगा। इस लाइन को कर लीजिए। अभी भी कोई आए, हो गया। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। चलिए ठीक है, आप नीचे वाला लाइन्स लिखेंगे। देखिए, when electron
देखिए क्या लिखे, when electron having momentum should have velocity comparable to when electron having momentum should have velocity हो गया, comparable to velocity comparable of velocity of light hence its energy can be calculated by relativistic formula यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लीजिए। सर यहाँ रिलेस्ट उसके बाद क्या बोले? फॉर्मूला फॉर्मूला बोले, इसको लिखिए यहाँ से यहाँ तक। हो गया? हो गया, चलिए तो इसे अंडर रूट में से बाहर निकालिए, वैल्यू देखिए कितना आता है। सर अभी लिखना है, अभी तो थोड़ा लिखिए। हो गया सर। हो गया, इसकी वैल्यू बताइए जरा, जितना भी आंसर निकालेंगे जूल में आ जाएगा। वैल्यू बताइए। बस सही है, लगभग सही है। चलिए तो इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर का मिटा देते हैं।
कितना होता है 99? बताइए जरा। 99.30 इंटू 10 to पावर -13 हो जाएगा ना। -26 तक हमने बना ही दिया था, तो अंडर रूट से बाहर निकलिएगा, -13 हो जाएगा। इतनी वैल्यू जूल में आएगी। ठीक है, हम चाहे तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं भैया, सिर्फ 1.6 इंटू 10 to the power -19 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आपका 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये कर लीजिए, ये आ गया एनर्जी की वैल्यू। हो गया। यस सर। हम्म तो हमने देखा कि अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के अंदर होता तो उसकी एनर्जी लगभग 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती, मगर हमने न्यूक्लियस के अंदर से ही बीटा रे इमिशन देखा है। बीटा पार्टिकल आप जानते हैं, बीटा पार्टिकल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है ना। और चार्ज जो होता है बीटा पार्टिकल का वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो बीटा रे का इमिशन होता है, बीटा रे इमिशन में हमने अगर एनर्जी चेक किया है बीटा रे का, तो वो लगभग 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसकी एनर्जी होगी 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चल जाएगा, बताइए। फिर से सर बोलिए। हमने ये कहा कि हमारे पास जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और जो न्यूक्लियस से बीटा रे का इमिशन होता है उसकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। बीटा पार्टिकल की जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। और अगर न्यूक्लियस के अंदर से अगर बीटा पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर से अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है उसकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी एनर्जी 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, दोनों तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर तो एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता तो उसकी एनर्जी इतनी होती। आकाश, आकाश यादव, जी सर। अरे कहाँ रहते हो भैया? अरे सर क्या बता, रनिंग कर कर आया, सुबह नींद लग गया, सो गए। अच्छा, अब कहें बहुत लंबा समय हो गया। चलिए ठीक है, एक एप्लीकेशन हमने करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलिए आगे लिखिएगा, लिखिए 10 if electron exist inside the nucleus, then it should have energy of 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फुल स्टॉप। However, during beta ray emission, the energy of beta particle is of order of 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which varies 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 widely, मतलब इन दोनों में काफी ज्यादा का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता तो कहते थे, which varies widely from calculated value, from calculated value, वेरीज के बाद क्या बोले सर? widely from calculated value, from calculated value, hence we conclude that electron do not exist inside the nucleus, हो गया। चलिए, ये पहला एप्लीकेशन खत्म हुआ। देखिए, यही एप्लीकेशन हम कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड एप्लीकेशन लिखते हैं। सर दूसरा हेडिंग है ना? हेडिंग लिखिए, स्पेक्ट्रल लाइंस हैव फाइनाइट विड्थ। हेडिंग हो गया? यस सर। देखिए, चलो, अगर हम बात करें कि कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइट होता है, ठीक है, हमें बताना है, सेकंड है जो हमारा एप्लीकेशन, उसमें बताना है स्पेक्ट्रल लाइंस हैव फाइनाइट विड्थ। स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या है, जरा सुनिए। अगर हमारे पास कोई एटम है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो उसे हम एक एरो से दिखाते हैं। इन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है, ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में दिखाना हो तो हम एक एरो से दिखाते हैं, या एक्साइटेड से ग्राउंड में दिखाना हो तो भी एरो से दिखाते हैं। इन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। हमें ये दिखाना है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसकी एक फाइनाइट चौड़ाई होती है, विड्थ उसकी फाइनाइट विड्थ होती है। यानी स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है वो कोई शार्प लाइंस नहीं होंगी, कोई मोटी लाइन होगी जिसकी कुछ विड्थ होगी, और जो विड्थ की वैल्यू होगी वो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ये हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। तो जरा देखिए, हमने क्या किया, एनर्जी और टाइम के टर्म में क्या किया, अनसर्टेनिटी मूवमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सहारा लिया, डेल्टा इंटू डेल्टा टी बराबर एच का सहारा लिया, डेल्टा ई इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा टी ले लिया, ठीक है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है और डेल्टा टी क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड रहने के बाद अपने ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा। तो हम अनसर्टेन यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 10⁻⁸ सेकंड हमने ले लिया है, 10⁻⁸ सेकंड ले लिया है, ठीक है। तो एनर्जी कितना हुई भैया, तो एनर्जी हमारे पास आ गया 6.62 इंटू 10⁻⁸ ऊपर गया, 10⁻26 बच गया, है ना। अब देखिए, हमारे पास डेल्टा ई जो एनर्जी की वैल्यू आई है, एनर्जी की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आई है, एक कांस्टेंट वैल्यू आई है हमारे पास, है ना। तो इससे हम क्या बताएंगे, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड से एक्साइटेड जाएगा या एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा, और उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी उसके लिए हमें एनर्जी की फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, हैव फाइनाइट विड्थ। ये एनर्जी की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, यानी हमारे पास जो लाइंस होंगी, जो लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब ये हो गया हमारे पास
एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने वाली जो लाइंस होगी वो स्पेक्ट्रल लाइंस शार्प लाइंस ना होके थोड़ी थिक लाइन होंगी, थोड़ी थिक लाइन होती, मोटी लाइन होगी, इस तरीके से कुछ, ठीक है। और कितनी होंगी वो डिपेंड करेगा इस एनर्जी पर, ठीक है। ये आपको बताना है इनके सेकेंड एप्लीकेशन में। तो हेडिंग हो गया, बताइए। यस चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे इसके नीचे वाली लाइन से, लिखिए द स्पेक्ट्रल पीरियड that takes between excitation of atom हो गया, the time it radiate कितने समय तक में ये रेडिएशन कर देता है, 10⁻⁸ सेकेंड इज 10⁻⁸ सेकेंड। Thus, by uncertainty principle, ये करिए, यहां से लेकर यहां तक कर लीजिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां से यहां तक कर लीजिए।